होश उड़ गए हैं। वहां छापेमारी में पुलिस को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचे जाने की जानकारी मिली है। जी आपको बता दें कि ये खबर है कि जिस जगह पर ये छापेमारी हुई वहां मार्शल आर्ट सिखाने के नाम पर गुपचुप तरीके से पीएफआई का दफ्तर चलता था और वहीं से एक बहुत बड़ी साजिश को तैयार करने की प्लानिंग की जा रही थी। इस छापेमारी के दौरान ऐसी जानकारियां सामने आई है जो आप लोगों के होश उड़ा देंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि देश विरोधी ट्रेनिंग के दौरान लोगों को यह बताया जाता था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना है, यानी देश में रहकर ही देश को तोड़ने की बड़ी साजिश की जा रही थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह भी जानकारी सामने आई है कि 6 और 7 जुलाई को पटना में ही संगठन से जुड़े लोगों के लिए एक बड़े ट्रेनिंग कैंप का भी आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को तलवार, भाला और दूसरे हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। यानी पटना के इस दफ्तर से पूरे देश में हिंसा फैलाने के लिए जबरदस्त तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इन लोगों पर शिकंजा कस दिया और खबर है कि अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों के नाम जलालुद्दीन और अतहर परवेज बताए गए हैं। इनमें जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है और आतंकी पाठशाला चलाने में इसी जलालुद्दीन की भी अहम भूमिका थी। 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। पीएफआई का झंडा मिला है, पीएफआई के पंपलेट्स मिले हैं, बुकलेट्स मिले हैं। तो एक एक करके कई बड़ी जानकारियां सामने आ रही है और इसी छापेमारी से जुड़ी बिहार से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस छापेमारी में गिरफ्तार किए गए जलालुद्दीन और अतहर परवेज से पूछताछ में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि देश विरोधी गतिविधि चलाने के लिए पाकिस्तान से पैसा आता था, यानी भारत को तोड़ने की साजिश के पीछे सारी फंडिंग पाकिस्तान से की जा रही थी। तो ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान से पैसा भेजने का आरोप भी लगा है और इस छापेमारी के बाद एक एक करके बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पटना के फुलवारी शरीफ थाने के नया टोला इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम जलालुद्दीन तो दूसरे का नाम अतहर है। और यह अहमद पैलेस है जलालुद्दीन का, जो झारखंड पुलिस में एएसआई हुआ करते थे और रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर अपना मकान बनाए हैं। इसी के ऊपरी तल्ले पर अतहर बिहार और बिहार के बाहर से लोगों को बुलाकर देश विरोधी गतिविधि के लिए ट्रेंड करता था। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह अहमद पैलेस है और यहीं पर ट्रेनिंग होती है। जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिली थी, सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली थी, उसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई और जांच के दौरान यह पता चला कि पिछले 6 और 7 जुलाई को कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे और उनको हथियार चलाने के लिए, तलवार चलाने के लिए, भाला चलाने के लिए ट्रेंड किया गया था। और साथ ही यहाँ पर जो सीसीटीवी मिला है उसमें भी यह जानकारी मिली है कि कई ऐसे संदिग्ध गतिविधि है जो यहीं से चलाया जा रहा था। ऐसे में पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही एटीएस और एनआईए भी पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच इस पूछताछ में एक और बड़ी बात का सामने खुलासा हुआ है। इस छापेमारी में पकड़े गया अतहर परवेज का भाई पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाकों में शामिल था, यानी इन आरोपियों का पहले से ही टेरर कनेक्शन है और अब जांच एजेंसियां इन दोनों से और जानकारियां जुटाने की कोशिश में लगी हुई हैं। पटना के शहरी इलाके में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में कांड दर्ज किया गया है। उस कांड के अंतर्गत गंभीर धाराओं में हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस की अलग अलग टीम भी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके पास में पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन इत्यादि बहुत सामग्री बरामद हुई है, उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। चूँकि कांड दर्ज हो गया है, वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारी हो गई है, तो अब पूछताछ में आगे बहुत सारी बातें आएंगी और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी संभव होगी। साक्ष्य के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब आपको हम वो दस्तावेज
दस्तावेज दिखाते हैं जो इस छापेमारी के दौरान सामने आए हैं और इसी दस्तावेज को अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि इस दस्तावेज में लिखा गया है कि 11 जुलाई को नया टोल नहर पर अहमद पैलेस में जलालुद्दीन के मकान में जलालुद्दीन, जो कि झारखंड पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, और अथर परवेज, जो कि सिमी का सदस्य भी रह चुका है, ये लोग सिमी के सदस्यों की जमानत भी करवाते रहे हैं और इस समय पीएफआई और एसडीपीआई के सक्रिय सदस्य हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी के दौरान काफ़ी आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, ये पीएफआई का झंडा है। साथ ही लोगों को जो मेंबर बनाया जा रहा था उसकी भी पूरी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और एसडीपीआई का यहाँ पर पेपर मिला है। साथ ही जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके भी कई कागजात यहाँ पर मिले हैं। जाहिर सी बात है, पुलिस छापेमारी के बाद पूरी तरीके से तहकीकात में जुटी है, तो वहीं जो एनआईए है, एटीएस है, वो भी पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एसडीपीआई बिहार का ये कार्ड है, गेस्ट का कार्ड है, जो आमतौर पर लोग जो बाहर से आते थे उनके लिए तैयार किया जाता था और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। हालांकि इन सबको यह कोशिश की जा रही है यह साख जुटाने की कि कहां से यह आया था और साथ ही किस तरह से लोगों को यहां पर मेंबर बनाया जाता था, फिर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी वहां पर देश विरोधी गतिविधियों के लिए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो पटना पुलिस और ख़ास तौर पर जो फुलवारी की पुलिस है वो यहाँ पर स्पेशल टीम बनाकर वहाँ पर पहुँची और फिर छापेमारी हुई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं और अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे भी जांच जारी है और यह माना जा रहा है कि कई लोगों की और गिरफ्तारी हो सकती है इस पूरे मामले में। और इसी दस्तावेज में जिक्र है कि ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। दस्तावेज में लिखा गया है कि संगठन की आड़ में ये दोनों लोग देश विरोधी बैठकें किया करते थे और साथ ही राज्य विरोधी रणनीति पर भी मुलाकात होती थी इनकी। और अब इस बैठक में जिला और राज्य स्तर के पीएफआई और एसडीपीआई सदस्य भी शामिल होते थे और इन बैठकों में लोगों के दिमाग में सांप्रदायिक और देश विरोधी जहर भरा जाता था। और देखिए, आपको बता दें, इतना ही नहीं, इन दस्तावेजों से ये पता चला है कि इन लोगों ने हिंसा फैलाने के लिए बड़ी साजिश की थी। दस्तावेजों के मुताबिक आपको बता दें कि जलालुद्दीन के मकान में 6 और 7 जुलाई को मार्शल आर्ट सिखाने के नाम पर एक ट्रेनिंग कैंप हुआ था और इस कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। बेहद ही खुफिया तरीके से हुए इस ट्रेनिंग कैंप में धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकी गतिविधि की प्लानिंग की बात भी सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन गुप्त दस्तावेजों से इस बात का पता चला कि ये लोग 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम चलाते थे। साथ ही भारत में 2 समुदायों के बीच भी तनाव बढ़ाने और देश के खिलाफ माहौल बनाने के लिए दूसरे देशों से भी आह्वान करना उसमें शामिल था। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से चंद्रमोहन लाइव जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, फिलहाल इस बड़ी खबर पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त व्यूअर्स के लिए क्या है? बिल्कुल, देखिए, जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ के बाद 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है जो सब्जी बाग के रहने वाले हैं और उनसे पूछताछ अभी जारी है। वहीं पटना एयरपोर्ट के करीब कॉपर वायर का कवर मिला है और उसकी मिलान की जा रही है कि आखिर ये कॉपर वायर का कवर यहाँ पर कहाँ से आया, तो उसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि हो सकता है कि एयरपोर्ट के करीब कोई बड़ा धमाका कराने की साजिश रची जा रही हो, जिसकी जांच की जा रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो अथर के पास से 85 लाख रुपए उसके अकाउंट में मिले हैं जो विदेशों से आए हैं। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कई ऐसे और लोग हैं जो इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। और साथ ही पीएफआई के जो लोग सदस्य यहां पर बने थे उसमें सबसे अधिक जो है वो सीमांचल इलाके के रहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को भी बुलाकर उन लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। तो पुलिस की कई टीम, एनआईए की कई टीम लगातार पटना और पटना के आसपास के शहरों में घूम रही है, छापेमारी कर रही है और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी, शुक्रिया चंद्रमोहन आपका ये अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी ये तार अभी आगे और खुलेंगे और कई और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। और दोनों गिरफ्तार आरोपियों से
पूछताछ में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये पता चला है कि 6 और 7 जुलाई को जो ट्रेनिंग कैंप हुआ था उसमें बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और पश्चिम बंगाल से आए कई लोग शामिल हुए थे और इन सभी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस पूछताछ में यह पता चला है कि अतहर के 3 बैंक अकाउंट में अभी भी 83 लाख रुपए मौजूद है और आशंका है कि यह पैसा किसी दूसरे देश से भेजा गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है पटना के ही फुलवारीशरीफ से, जहां पर छापेमारी के बाद पुलिस को और एक्शन तेज करना पड़ा है और एनआईए भी इस केस में आरोपियों की खोजबीन में जुट गई है और एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। यानी अब इस केस में शामिल और आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया और उम्मीद है कि जल्द से जल्द और चेहरे बेनकाब होंगे। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पटना की, और ये पटना की वो जगह है जहां पर 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। कैसे हथियार चलाए जाएं, जिसमें भाला चलाना, तलवार चलाना सिखाया जाता था, जिसमें वीडियोस दिखाए जाते थे। किस तरह से एक शख्स को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के कदम में मददगार हो, ये पूरी तैयारी यहाँ पटना के इस फुलवारीशरीफ में चल रही थी। तो देखिए, पटना से आई इस बड़ी खबर से जांच एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं और जिसने भी ये खबर सुनी वो सख्ते में है कि आखिर देश में रहकर इतनी बड़ी साजिश हो कैसे रही थी। एक बार फिर इस खबर की क्रोनोलॉजी को भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को 11 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था और दोनों 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे और ये सब कुछ पीएफआई और एसडीपीआई की आड़ में किया जा रहा था। साथ ही आरोपी अतहर और जलालुद्दीन के बारे में जानकारी है कि उनसे पूछताछ में पता चला कि 6 और 7 जुलाई को तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल से आए युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी। जी हाँ, जिसमें लोगों को तलवारें और भाले चलाना सिखाया गया था। ये दोनों आरोपी देश विरोधी बैठकों के जरिए लोगों में जहर भरने का काम करते थे। जिस ट्रेनिंग सेंटर में ये लोग ट्रेनिंग देते थे वहां लोग नाम बदल कर जाते थे। जलालुद्दीन पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। आपको ये भी बता दें कि जलालुद्दीन के ही मकान में आतंकी पाठशाला चलाई जाती थी, जबकि अतहर परवेज के बारे में बताया ये जा रहा है कि वो पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी का भाई भी है। 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश। बिहार की राजधानी पटना में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। मार्शल आर्ट के नाम पर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश। साजिश बहुत गहरी थी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री खुद बिहार की राजधानी में आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को अहम कामयाबी हाथ लग गई। पटना के फुलवारीशरीफ में बनी इस आलीशान इमारत को देखिए। ये झारखंड पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन की है और यहाँ लोगों की भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि इस बिल्डिंग के मालिक मोहम्मद जलालुद्दीन पर आरोप है कि वो 2047 तक हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा था। पुलिस के मुताबिक इस आलीशान बिल्डिंग का मालिक और झारखंड पुलिस का सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य था। मोहम्मद जलालुद्दीन अतहर परवेज नाम के इस आदमी के साथ मिलकर ऐसे लोगों पर नजर रखता था जो गरीब हों, अशिक्षित हों। उन्हें मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज मार्शल आर्ट के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे और अभी 6 और 7 जुलाई को बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और पश्चिम बंगाल से आए ऐसे ही युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री को पटना आना था। सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना थी। इस बाबत आईबी ने बिहार पुलिस को डिटेल दी और एनआईए ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की, जिसके बाद गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। ट्रेनिंग में आने वाले किसी भी आदमी की पहचान जाहिर ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया था, क्योंकि जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि जलालुद्दीन और अतहर के पास ट्रेनिंग लेने वाले लोग अपना नाम बदलकर आते थे, रहते थे और ट्रेनिंग लेने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाते थे।
जांच में यह भी पता चला है कि देश विरोधी गतिविधियों के लिए इन्हें पाकिस्तान से फंडिंग की जाती थी और अभी भी अतहर के अकाउंट में 83 लाख रुपए मौजूद हैं। अगली खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ है और हंगामा इसके बाद मच गया है। हिंदुत्ववादी संगठनों का कहना है कि लुलु मॉल एक सार्वजनिक जगह है और अगर इस तरह से वहां नमाज जारी रही तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वायरल वीडियो में 6 से 7 लोग जमीन पर बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं। जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोई कैसे मॉल में धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है। और कुछ ये भी जानकारी आ रही है कि अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मॉल का उद्घाटन किया था। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि सरकार ने तमाम मौलानाओं से कहा था कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाए, लेकिन इसके बावजूद नमाज पढ़ी गई और इस पर सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। तो हिंदू महासभा ने मॉल में नमाज पढ़ने का कड़ा विरोध किया है और साथ ही मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात भी कह दी है। जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। मॉल के अंदर जो फर्श पे बैठ के लोगों ने नमाज पढ़ी, जिसके कारण वहां पर जो सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन हुआ और सार्वजनिक रूप में नमाज ना पढ़ने की हिदायत शुरुआत से सरकार देती आ रही है और मनाही की गई। मुस्लिम मौलानाओं के द्वारा भी कहा गया कि नमाज पढ़नी है तो मस्जिदों में पढ़े। उसके बावजूद इस तरीके का जो कृत्य हुआ है, इसके लिए मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा ऐसी जगह पे कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। आपको बता दें कि मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को हिरासत में ले लिया गया है। अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजने के करीब 15 साल पुराने मामले में दलेर मेहंदी को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दलेर मेहंदी को 2 साल की सजा सुनाई और उसके बाद पुलिस ने दलेर मेहंदी को हिरासत में ले लिया है। तस्वीर अभी आपके सामने। दलेर मेहंदी को 2 साल की सजा। पुराना ये मामला है जिसमें सजा को बरकरार रखा गया है। विदेश भेजने के नाम पर ठगी का ये मामला और उसमें दलेर मेहंदी को हिरासत में ले लिया गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजने का ये पूरा मामला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इधर श्रीलंका संकट पर यह बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं। गोटाबाया राजपक्ष ने इस्तीफा से इनकार किया है। उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ने से मना कर दिया है। श्रीलंका के संसद के स्पीकर ने इस बात की जानकारी दी है और ऐसे में अब कानूनी विकल्प पर विचार चल रहा है। एक्टिंग राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कल श्रीलंका में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया था। तो श्रीलंका के कोलंबो में प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं और ऐसे ही पीएम हाउस में मिलिट्री की तैनाती कर दी गई है, जो पीएम हाउस में खड़ी लग्जरी गाड़ियों की सुरक्षा करेंगे ताकि प्रदर्शनकारी उन गाड़ियों को नुकसान न पहुंचा पाए। आपको बता दें कि कोलंबो में प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है और प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुसने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो गाड़ियों की सुरक्षा के लिए वहां पर तैनाती की गई है। लग्जरी गाड़ियों को खतरा ना हो, इसके लिए उसकी सुरक्षा में तैनाती की गई है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार उग्र होते जा रहे हैं। लगातार हिंसा वहां भड़कती जा रही है और पीएम हाउस के अंदर जो गाड़ियां मौजूद है उसकी सुरक्षा अब की जाएगी ताकि तोड़फोड़ ना की जाए। दरअसल कल कोलंबो में हुई हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया और ऐसे में अब सेना ने मोर्चा संभाला है। संसद के चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं संसद भवन के पास बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। तो बैरिकेड लगाना बेहद जरूरी। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि कल जिस तरह की पत्थरबाजी हो रही थी, ये आंसू गैस के गोले दागे गए थे और ऐसे में बार बार एहतियात के तौर पर यह कदम उठाना बहुत जरूरी था। कोलंबो में सुरक्षा को बहुत ज्यादा कड़ा किया गया है।
और ये नहीं, कोलंबो में जारी संग्राम को देखते हुए सेना के टैंक सड़कों पर लगातार गश्त लगा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारी संसद भवन में न घुस सके। और इसी के साथ ही कोलंबो में कल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि हालातों पर काबू पाया जा सके। कोलंबो में गश्त करते सेना के टैंक दिखाई दिए। इधर संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों के लिए ऐसे वक्त में प्रदर्शन के बीच सेना ने मोर्चा संभाला है। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सेना ने टैंक तक उतार दिए हैं और साथ ही संसद और पीएम ऑफिस की सुरक्षा संभाल ली है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं। ऐसे में देश की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और संसद के बाहर टैंक तैनात कर दिए गए हैं। बता दें कि श्रीलंका के एक्टिंग राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से सेना ने मोर्चा संभाल लिया। उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए पीएम हाउस में भी मिलिट्री तैनात कर दी गई, जो प्रदर्शनकारियों को काबू करने के साथ ही पीएम हाउस की सुरक्षा कर रही है। श्रीलंका काफी समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा। और चलिए अब श्रीलंका से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हुए। गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने से इनकार किया। सिंगापुर से सऊदी अरब जा सकते हैं राष्ट्रपति गोटाबाया। निजी विमान से सिंगापुर के लिए हुए हैं रवाना। मालदीव में लोगों ने श्रीलंका का झंडा हाथ में लेकर राजपक्षे का किया विरोध। वापस जाने के नारे लगाते हुए हाथ में लिए गो होम राजपक्षे के पोस्टर। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के कब्जे से प्रधानमंत्री दफ्तर को छुड़ाने की सेना की कोशिश जारी। दफ्तर में अब भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी मौजूद। श्रीलंका के राष्ट्रपति के देश छोड़ने के बाद से बिगड़े जा रहे हालात। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री दफ्तर पर किया कब्जा, संसद का भी किया घेरा। श्रीलंका के कोलंबो में प्रदर्शनकारी उग्र हुए हैं। पीएम हाउस में मिलिट्री की तैनाती की गई है। पीएम हाउस में खड़ी लग्जरी गाड़ियों की सुरक्षा कर रही है मिलिट्री। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपातकाल की घोषणा की है। पूरा का पूरा राजपक्षे परिवार श्रीलंका छोड़कर भाग चुका है। श्रीलंका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, फर्स्ट लेडी और 2 बॉडीगार्ड्स को मालदीव जाने के लिए रक्षा मंत्रालय से इमिग्रेशन, कस्टम और बाकी कानूनों को लेकर पूरी अनुमति दी गई थी। 13 जुलाई की सुबह उन्हें एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट उपलब्ध करवाया गया था। राजपक्षे के भागने के साथ ही श्रीलंका में दशकों से चला आ रहा एक परिवार के शासन का अंत हो गया। शनिवार को श्रीलंका के आम लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था और गोटाबाया राजपक्षे को छुपना पड़ा था। श्रीलंका के लोग राजपक्षे शासन को देश में आर्थिक तबाही का जिम्मेदार मानते हैं। श्रीलंका दशकों बाद सबसे भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और देखिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां रूस ने एक बड़ा हमला बोला है। वहां के विनिस्ता शहर में हुए इस हमले में एक शॉपिंग मॉल के तबाह होने की खबर है, जबकि कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। हमले के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनको देखकर हर कोई दहशत में आ गया। मॉल से काफी ऊंचाई तक धुआं उठता दिखाई दिया है, जबकि चारों तरफ टूटा हुआ कांच बिखर गया। इस हमले के बाद तुरंत बाद जो तस्वीरें सामने आई वो काफी ज्यादा डरावनी थी। वहीं वहां मौजूद लोग घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते दिखे और इस दौरान हर तरफ चीख पुकार सुनाई दी है। रूस के हमले से यूक्रेन किस तरह से दहल उठा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शॉपिंग मॉल पर रूस ने ये बड़ा हमला किया और इस हमले में शॉपिंग मॉल न सिर्फ पूरी तरह तबाह हो गया बल्कि वहां पर चीख पुकार मच गई। और आलम यह है कि अफरा तफरी के मंजर के बीच पूरा का पूरा यूक्रेन इस वक्त हमले की जद से परेशान है, बेहाल है और बहुत सारे लोग अभी भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यह युद्ध विराम हो।
और इधर रूसी हमलों में यूक्रेन के कई शहरों को भारी नुकसान पहुंचा है। मिसाइलों के हमले में बर्बाद हुए सेवेरोडोनेत्स्क शहर की तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें बर्बादी साफ देखी जा सकती है। जगह जगह मलबा पड़ा है। शहर में न बिजली है, न पानी है। हालांकि रूस की ओर से आम लोगों की मदद का दावा किया जा रहा है। और रूस के हमलों में यूक्रेन का सेवेरोडोनेत्स्क करीब पूरा बर्बाद हो चुका है। सेवेरोडोनेत्स्क के रिहायशी इलाकों से आई तस्वीरों में तबाही का मंजर दिखाई दिया। जिनमें रूस की विनाश लीला के सबूत देखे गए। रूस की भीषण बमबारी में वहां का एक रिहायशी इलाका पूरी तरह तबाह दिखाई दिया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया। रूस का दावा है कि उसने करीब 2 हफ्ते पहले ही इस शहर पर कब्जा कर लिया था, जिसमें सेवेरोडोनेत्स्क को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसका वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। वहां कहीं सड़कों पर मिसाइलों के शेल बिखरे दिखे तो कहीं जले हुए वाहनों का मलबा नजर आया। बताया गया कि इस वक्त सेवेरोडोनेत्स्क में ना तो पानी है और ना ही बिजली। ऐसे में रूस लोगों की मदद का दावा कर रहा है और सेवेरोडोनेत्स्क के नागरिकों के बीच राहत सामग्री बांट रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को कई महीने बीत चुके हैं, जबकि युद्ध के खत्म होने के अभी भी कोई आसार नहीं दिख रहे। और इस बीच रूस के टीवी चैनल ने युद्ध के और भड़कने की चेतावनी जारी की है। टीवी चैनल ने दावा किया है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए तो युद्ध पोलैंड तक भड़क सकता है। चैनल पर कहा गया है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए मिसाइलें भेजी तो वो नहीं रुकेंगे। अमेरिका ने पिछले हफ्ते यूक्रेन को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भेजे थे, जिसे बाद में रूस के टीवी चैनलों ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के और भड़कने की चेतावनी जारी की। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मोमो बनाते हुए वीडियो वायरल हो गया। सीएम ममता बनर्जी दार्जिलिंग दौरे के दौरान एक बुजुर्ग महिला के घर पहुंची। वहां उन्होंने मोमोज बनाए हैं और देखिए ये एक चीफ मिनिस्टर का एक अलग अंदाज वहां के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये वीडियो वायरल है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में ममता बनर्जी एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी हुई दिखाई दी और उन्होंने पहले मोमोज बनाने के लिए लोइयों को बेला और फिर उसमें मसाला भरकर मोमोज तैयार किए। जिस वक्त ममता बनर्जी मोमोज बनाने में बिजी दिखी, वहां मौजूद लोग उनका वीडियो रिकॉर्ड करते रहे, जबकि उनके साथ मौजूद बुजुर्ग महिला मोमोज बनाने में जुटी नजर आई। ममता बनर्जी का मोमोज बनाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और महाराष्ट्र के नागपुर से भारी बारिश की तस्वीरें सामने आ रही है। होटल की दीवार इससे गिर गई है। होटल की तस्वीरें सामने आई है जो कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से दीवार भीग कर कमजोर हो गई थी और आखिरकार ये दीवार गिर गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। महाराष्ट्र की ये तस्वीर है। होटल की दीवार गिरने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से एक होटल की दीवार गिरने से हादसा हो गया। हादसे का वीडियो होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जिसमें हादसे से पहले सब कुछ सामान्य दिखा और वहां काम करने वाले कर्मचारी खाना बनाने में जुटे नजर आए। इस दौरान किसी को भी दीवार के कमजोर होने की आशंका नहीं हुई और वो लोग उसी के आसपास काम करते हुए दिखाई दिए। तभी अचानक दीवार का एक हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया। यह हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहाँ काम कर रहे बाकी कर्मचारी तो दीवार गिरते ही एक किनारे की तरफ हट गए, लेकिन दीवार के मलबे के नीचे 2 कर्मचारी दब गए, जबकि आसपास का मलबा बिखर गया। हादसे में कुछ देर बाद मलबे के नीचे दबा एक कर्मचारी किसी तरह उठा और धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकल गया। हादसे की वजह से उसे काफी चोट लग गई। जब सब शांत हो गया तो होटल में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी भी वहाँ पहुँच गए और घायल कर्मचारी की मदद की। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां भारी बारिश से लोग परेशान हैं और यहां पर बाढ़ में तैरती हुई गाड़ियां भी नजर आई हैं और इस कार में 4 लोग सवार होने की जानकारी मिल रही है। इन लोगों को बहुत मुश्किल से बचाया गया है। गाड़ी के पानी में बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
तो मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश की वजह से एक कार बह गई और बचाव दल ने कार में सवार 4 लोगों को मुश्किल से बचाया। और इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जिसमें साफ दिखाई दिया कि रात के अंधेरे में सड़क पर खड़ी ये कार ऐसे बहती दिखी मानो वो आराम से वहां से गुजर रही हो। सड़क पर इतना पानी भरा हुआ था कि कार उसमें आधी डूबी हुई थी और वो सड़क से गुजर रहे पानी के साथ शांत तरीके से बहती चली गई। दूर से देखकर सड़क का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। सड़क ऐसे लग रही थी कि जैसे वो एक नहर हो, वहाँ से शांत तरीके से पानी बह रहा हो। सड़क से बह रही कार को ध्यान से देखने पर उसकी लाइट जलती हुई दिखी, जिसके बाद पता लगा कि उसमें 4 लोग भी सवार थे। जिसके बाद बचाव दल के लोग ने चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गाड़ी के पानी में बहने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और अब आपको देश में बाढ़ से बिगड़े हालात की खबर दिखाते हैं, बड़ी खबर। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर हादसे से जुड़ी हुई है। इमारत गिरने की खबर सामने आ रही है। 2 लोगों को इससे बचाया गया है। इस इमारत को जर्जर घोषित किया जा चुका था। ये बड़ी खबर है इस वक्त की अमरावती से। ये बड़ी खबर जहां भारी बारिश का कहर देखने को मिला है और उसमें ये इमारत किस तरह से ढह गई, इसकी तस्वीर सामने आई है। बेहद ही खौफनाक ये मंजर है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में भारी बारिश की वजह से ये इमारत गिरी है और बिल्डिंग में 2 दुकानदार मौजूद थे, लेकिन समय रहते ये दोनों ही बाहर आ गए और उनकी जान बच गई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इमारत के गिरते ही धूल का गुबार फैल गया, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस इमारत को पहले से ही जर्जर घोषित किया गया था, लेकिन जैसे ही ये इमारत जमींदोज हुई वैसे ही वहां पर खड़े हुए लोग आसपास के इधर उधर भागते हुए नजर आए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इमारत गिरी है, चूंकि नींव कमजोर हो गई थी, पानी की वजह से भीषण इस वक्त महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। अमरावती से लेकर तमाम वो इलाके जहां पर बहुत ज्यादा बारिश का असर जो अब घरों के नींव पर बहुत असर डाल रही है। और ऐसा ही हुआ इस इमारत के साथ जो पहले से ही जर्जर घोषित की जा चुकी थी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश में बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। गुजरात के 5 जिलों में है बारिश का रेड अलर्ट। गिर सोमनाथ, जूनागढ़, वलसाड़, नवसारी और डांग में विभाग ने जारी किया अलर्ट। स्कूल कॉलेज भी बंद करने का आदेश। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। कई इलाकों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द, तो ठाणे, पुणे और पालघर समेत कई जिलों में स्कूल बंद। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बाद भरभराकर गिरी इमारत। हादसे के वक्त 2 दुकानदार इमारत में मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि दोनों सही सलामत थे, क्योंकि वो पहले ही बाहर निकल आए थे। गुजरात के नर्मदा में तेज बारिश के बाद बाढ़ के हालात। डेडियापाड़ा इलाके में बाढ़ के संकट से बचने के लिए बुजुर्ग महिला को खटिया के सहारे सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के नर्मदा में भारी बारिश के बाद फर्नीचर शोरूम में घुसा पानी। शोरूम में रखा लाखों का सामान पानी में भीग गया। गुजरात के नवसारी में एनडीआरएफ की टीम ने एक मरीज का रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बीच मरीज को सही सलामत तरीके से बाहर निकाला गया। नागपुर के पास वर्धा में नृसिंह मंदिर दर्शन करने गए लोगों के बस बाढ़ की चपेट में आई। रेस्क्यू कर बस में बैठे लोगों को बचाया गया। गुजरात के राजकोट में पानी के तेज बहाव में नाला पार कर रहा एक मोटरसाइकिल सवार बहा। ट्रैक्टर सवार कुछ लोगों ने समय रहते युवक को बड़ी सूझबूझ से बचाया। धमतरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। बन बगौद में एक युवक उफनते नाले में बहा। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में लगी रही। सूरत का बारडोली इलाका हुआ जलमग्न। लोगों के घरों में भी भरा पानी। बाढ़ और बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। सड़कों ने लिया समंदर का रूप। गुजरात के वलसाड़ से खबर है, जहां औरंगा नदी
नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों की गाड़ियां इस वजह से वहां पर डूब गई हैं। तो बारिश के बाद पानी में डूबी हुई गाड़ियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही मूसलाधार बारिश इस वक्त गुजरात में हो रही है और सबसे ज्यादा अगर इस वक्त बारिश से कोई राज्य प्रभावित है तो वो है गुजरात। गुजरात के वलसाड में बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। हर तरफ जल भराव और बंद रास्तों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में निचले इलाकों में रह रहे लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया। कई फीट तक जमा पानी, डूबती गाड़ियों और घरों में कैद लोग। वलसाड में इन दिनों ऐसे ही हालात बने हुए हैं। जहां तक भी नजर घुमाओ सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। दरअसल वलसाड की औरंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में डैम के गेट खोल दिए गए, जिससे निचले इलाकों में काफी पानी जमा हो गया। वहीं इलाके के डीएम का कहना है कि हालातों को देखते हुए उन्होंने निचले इलाकों में रह रहे करीब 550 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। और हैदराबाद से बड़ी खबर आ रही है। हैदराबाद में एक तेज रफ्तार कार आदमी को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गई। इसका पूरा वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हैदराबाद में एक खौफनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो हैदराबाद से हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार एक आदमी को टक्कर मारकर फरार हो गई और इसका पूरा वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हैदराबाद में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी सामने से आई और आदमी को टक्कर मारकर फरार हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सड़क पर एक गड्ढा था और उसका चेतावनी बोर्ड वहां से हटा दिया गया था। ऐसे में उसे वापस रखने गया था और तभी ये घटना हो गई। इस पूरी वारदात का वीडियो सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान में जुट गई। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू के अखनूर से वहां एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। रिहायशी इलाके में सिलेंडर पड़ा मिला। जब उसकी जांच की गई तो उसमें आईईडी फिट था। बॉम्ब स्क्वाड टीम ने वहां बहुत ही सावधानी से उस ब्लास्ट को ना होने से पहले नाकाम किया गया है, जो बड़ी कामयाबी है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में सिलेंडर की शक्ल में बम मिलने से अफरा तफरी मच गई। जी हां, सूचना मिलने पर बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और बम को टीम ने नष्ट कर दिया। तेज बारिश के बीच बम स्क्वाड टीम को जानकारी मिली कि अखनूर सेक्टर के काना चक्र इलाके में संदिग्ध सिलेंडर पड़ा हुआ है, जिसके बाद बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। टीम ने उस सिलेंडर की जांच की तो पता चला कि वो कोई साधारण सिलेंडर नहीं था, बल्कि उसमें आईईडी लगाया गया था। काफी देर तक बम स्क्वाड टीम उस बम को डिफ्यूज करने में जुटी रही, जिसके बाद रिहायशी इलाके से उस सिलेंडर को उठाकर ले गई और गड्ढा खोदकर उस सिलेंडर को दबा दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार बड़ी ही सावधानी से उस बम को ब्लास्ट कर दिया गया।